नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले सामने हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। उधर गुरुग्राम में 8 नए मामले सामने आए हैं। जबकि फरीदाबाद में 2 और हिसार में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,688 पहुंच गया है। जबकि कोरोना से प्रदेश में 9,808 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68% है। पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, दरअसल प्रशासन ने पराली यानी कि फसलों के विशेष प्रबंधन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। आपको यह भी बता दें कि खेतों में लगाई जाने वाली आग पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल स्थापित किया गया है। साथ ही निगरानी टीमें भी गठित कर दी गई हैं। बता दें कि जिले में कुल 3 लाख एकड़ से ज्यादा इलाके में धान की अलग अलग किस्मों की बिजाई की गई है और 25 सितंबर से इन फसलों की कटाई शुरू होनी है। और वहीं हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग को लेकर सोनीपत के गांव महलाना के दर्जनों ग्रामीण इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान आपको ये बता दें कि उन्होंने रविंदर कुमार की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि यहां गांव गड्डी ब्राह्मण की सीमा में उनके खेत लगते हैं, जहां 8 सितंबर को रविंदर खेतों में गया हुआ था, जहां उसके चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप यह है कि पुलिस हत्या वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों का बचाव कर रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाना है। पिहोवा में चोरों और लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल वार्ड नंबर 12 मेन बाजार पिहोवा निवासी एक पति पत्नी सैर के लिए निकले थे। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने हथियारों के बल पर महिला से लूटकर जेवरात लूट लिए। लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। कैथल के उपमंडल पुंडरी में किराए पर पिकअप गाड़ी लेकर ड्राइवर को गोली मारने का मामला सामने है। दरअसल आपको ये बता दें कि 3 लोगों ने टैक्सी स्टैंड से ढुलियानी निवासी सुरेंद्र से उसकी पिकअप गाड़ी किराए पर ली। इस दौरान वो ड्राइवर को भी साथ में ले गए, लेकिन यहां लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव दुशैन के पास उन्होंने ड्राइवर सुरेंद्र से गाड़ी छीनने की कोशिश की और हाथापाई की। इस दौरान ड्राइवर को गोली मार दी गई। बता दें ये भी कि घायल ड्राइवर को वहीं छोड़कर फरार हो गए और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि ड्राइवर को पीजीआई रेफर किया गया है। रोहतक के गांव टिटोली के पास ड्रेन नंबर 8 में एक कार गिर गई और इस दौरान कार में कुल 4 युवक सवार थे, जिसमें डूबने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 2 युवक घायल हो गए। पुलिस को करीब शाम के 5 बजे ड्रेन में कार गिरने की सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया और वहीं 4 युवकों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते यहां बंद पड़े रास्तों को खुलवाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई। आपको यह बता दें कि सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आज एक बैठक हुई है। इस बैठक में गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। आपको बता दें कि अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड कई अन्य अधिकारी भी शामिल रहेंगे। ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ बातचीत भी की जाएगी। इधर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जीत में 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली के दिन ही तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया भी आरंभ होगी।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जींद में होने वाली यह सम्मान दिवस रैली पिछली सभी रैलियों के रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि प्रदेश की जनता इस रैली में यह भी संदेश देगी कि वे चौधरी देवीलाल की कल्याणकारी नीतियों और सिद्धांत के पक्षधर हैं, न कि उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बुधवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जींद में आगामी 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली की तैयारियों के सिलसिले में डबवाली रोड स्थित इनेलो के जिला कार्यालय में इनेलो के तमाम जिलों के प्रधानों, जिला प्रभारी, हल्का प्रभारी और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के संयोजक की महत्वपूर्ण बैठक के बाद बोल रहे थे कि हालांकि तबियत खराब होने के बाद वो बैठक में नहीं पहुंच सके। और वहीं क्रिकेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर का बयान सामने है। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा अधिवेशन में परिवार पहचान पत्र को लेकर डेटा सुरक्षा एक्ट पास हो गया है। उन्होंने इस बीच बताया कि 6 सितंबर को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद नोटिफाई भी कर दिया गया है और आने वाले समय में एक प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए पीपीपी योजनाओं को जोड़ने के लिए सभी विभागों से बैठक हुई है। वहीं 1 नवंबर के बाद सीधा सिटीजन डिलीवरी सिस्टम में पहुंच जाएंगे और इसके अलावा 140 सेवाएं ऑफलाइन भी दी जा रही है और इन्हें भी जल्द परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा। वहीं जल्द ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को भी पीपीपी से जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि उन्होंने बताया कि फिलहाल डेटा वेरिफिकेशन का काम जारी है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली स्थित हुड्डा निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन मनाया और इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में ऐसी हलचल है तो ये साफ है कि जनता प्रदेश के मुखिया से नाखुश है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार से सिर्फ फीता काटने का काम किया है। फरीदाबाद में जितने भी विकास कार्य हुए वो कांग्रेस के समय में हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि वो विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन यहां फरीदाबाद में बारिश की पानी की गंगा बह रही है। इधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का सदर बाजार चौक पर पुतला फूंका और विरोध जताया। हिसार में भी बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी का पुतला फूंका। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसान आंदोलन के खिलाफ बयान को लेकर हरियाणा में सियासी पारा लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ही किसान आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये बात मुख्यमंत्री अमरिंदर ने खुद स्वीकार की है कि किसान आंदोलन को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी ने लाल बत्ती चौक पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के जिला प्रधान बलदेव सिंह अग्रोहा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से किसान आंदोलन को लेकर गलत बयानबाजी की जा रही है। वहीं जिला प्रधान बलदेव सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब में कृषि कानून को लेकर धरने प्रदर्शन न किए जाएं। वहीं जुलाना में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन के एसडीओ के खिलाफ धरना दिया गया और कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधान धीरेन्द्र ढोल ने कहा कि 3 साल से उपमंडल अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है और यहां बदले की भावना से कर्मचारियों की एसीआर को खराब किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण ही कर्मचारियों की हाजिरी में कटौती की जा रही है, जिससे उनकी एसीआर को खराब किया जा रहा है।
उधर कैथल में बुधवार को पिहोवा चौक बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया और कर्मचारियों की मांग यह है कि जिन 6 कर्मचारियों को विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आया है उन्हें तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करवाया जाए। कर्मचारियों का आरोप यह है कि विभाग के यहां पर एससी जानबूझकर इनकी ज्वाइनिंग को लटका रहे हैं ताकि एक समय निकल जाने के बाद अपने चहेतों को इनकी जगह रखा जा सके। कर्मचारियों ने कहा कि हमने मजबूर होकर धरना लगा रखा है और यहां जब तक कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। और वहीं कैथल में एक निजी स्कूल में कई बच्चों को सिर्फ इसीलिए परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी और यही नहीं छात्रों को स्कूल से भी निकाल दिया गया है। वहीं पीड़ित बच्चे अभिभावकों के साथ कैथल उपायुक्त के पास पहुंचे लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। बता दें कि बच्चों के मुताबिक उपायुक्त ने कहा कि आपको फीस भरनी पड़ेगी, अगर फीस नहीं है तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। वहीं जींद में पुलिस ने वाल्मीकि समाज के लोगों को डीसी कार्यालय के गेट से उठा दिया और दरअसल लिखित में 20 मिनट की वार्निंग देकर प्रदर्शनकारियों को उठाया गया है। बता दें कि बीते दिनों 28 वर्षीय सुनील नामक के व्यक्ति की गोवंश पकड़ते समय मौत हो गई थी, जिसके चलते परिजनों ने पिछले 4 दिनों से उसके शव को नहीं उठाया है और यहां परिजनों की मांग ये है कि 20 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी डीसी रेट पर मृतक की पत्नी को दी जाए। इनकी मांगों को लेकर लोग लघु सचिवालय के धरने पर बैठ गए लेकिन यहां पुलिस ने देर रात उन्हें उठा दिया है। और वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि दलित और पिछड़ों को दबाया जा रहा है और इसी के चलते इस तरीके से यहां रोष प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और वहीं इस बीच सोनीपत सब्जी मंडी पर बरसात आफत बनकर टूटी है। दरअसल बरसात के बाद हुए जलभराव के कारण लाखों रुपए की सब्जियां खराब हो गई हैं जिसके कारण लोग परेशान हैं। और वहीं सब्जी विक्रेताओं और आढ़तियों के साथ साथ सब्जी खरीदने और सब्जी बेचने वालों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्राहकों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया और पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। व्यापारियों का इस बीच ये कहना है कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जो आलू 15 से 20 दिन तक चलता था वो अभी 2 दिन में ही खराब हो गया है। अब एक एक बैग को खोलकर आलू को सुखाना पड़ रहा है। ग्राहक का इस बीच ये कहना है कि बरसात होते ही मंडी में जलभराव हो जाता है और आने जाने का रास्ता ही नहीं बचता है और मंडी में गंदगी फैलने की वजह से बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। और यहां पानी निकासी के लिए एक पंप सेट लगाया गया है लेकिन यहां सीवेज लाइन की सही सफाई न होने के कारण पानी निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से पिछले 9 अगस्त को नारनौंद नगर पालिका में 2 पार्षद मनोनीत किए गए थे। बता दें कि इनमें से विजेंद्र लोहान भी पार्षद मनोनीत किया गया था और उधर विजेंद्र लोहान ने पिछले दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच यहां 3 कृषि कानूनों को लेकर मसला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों की बातों को हल करे और लेकिन यह सरकार किसानों की समस्या को हल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए किसानों के समर्थन में यहां मनोनीत पार्षद से इस्तीफा दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक वो कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन में डटे हुए खानपुर गोहाना के रहने वाले 35 वर्षीय मनोज की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और इसी के साथ पुलिस ने शव को कब्जे में भी ले लिया है। और यहाँ आपको ये बता दें कि सोनीपत के सिविल अस्पताल में यहाँ पोस्टमार्टम करवाया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है शव को। और मनोज शर्मा पिछले कई दिनों से कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल था। दरअसल यहां किसान KFC मॉल के सामने बने टेंट में सो रहा था लेकिन सुबह जब वह नहीं उठा तो उसके साथियों ने उसे जगाने की तमाम कोशिशें की। फिर डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची और डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। और इधर अंबाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। अब अंबाला में डेंगू के 9 मरीज सामने आ चुके। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर ब्रीडिंग चेकिंग अभियान भी चलाया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम को फॉगिंग करने के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक निगम द्वारा फॉगिंग का कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है।
इधर स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि डेंगू मरीजों के घरों में भी रैपिड डेंगू टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं निगम अधिकारी कल से फॉगिंग शुरू करने का दावा कर रहे हैं। अंबाला शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपको बता दें, जिसके चलते पहले चरण में 22 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को चिन्हित कर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को आगे जाकर क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, किस फील्ड में जाना है, ये सब चुनने में मदद की जाएगी। दरअसल कुछ दिनों पहले अंबाला के डीसी विक्रम सिंह एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्हें वहां पर बच्चों से पूछा कि वो आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं और ज्यादातर बच्चे पूर्ण और सटीक जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद यहां पर अंबाला के डीसी विक्रम सिंह ने शिक्षा विभाग को करियर गाइडेंस और प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। सोहना के पूर्व विधायक के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने है। दरअसल आपको ये बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे ने 60-70 लोगों के साथ मिलकर खड़ी जमीन पर जेसीबी चला दी और जब जमीन के मालिक ने विरोध किया तो उन्होंने परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने विधायक के 2 बेटों सहित 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने आरोप ये लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उचित धाराएं नहीं लगाई हैं, जिसके बाद पंचायत को आयोजन किया गया है और जिसमें 31 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है। और वहीं बादरोड पुलिस ने नशा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जिनमें से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश और एक पंजाब का रहने वाला है। तीनों के कब्जे से 101 किलो डोडा पोस्ट और 2 ट्रक बरामद किए गए हैं। आरोपी नशे का सामान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लाते थे और दिल्ली के पंजाबी बाग क्षेत्र में सप्लाई किया करते थे। बता दें कि एएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी गुरमीत और यूपी निवासी हरजीत और नसरुद्दीन के रूप में हुई है। और वहीं आरोपी पिछले लंबे समय से नशा तस्करी में संलिप्त थे। ये भी बता दें कि मुंबई से राशन का सामान ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया करते थे और इस दौरान रूट बदल कर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से नशीले पदार्थ लेकर दिल्ली में सप्लाई किया करते थे। और वहीं पानीपत की बड़ोली गांव की मार्केट से 1 महीने के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और सभी मामलों में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं बुधवार को बड़ोली मार्केट में चोरों ने 3 डॉक्टरों की बैटरी चोरी कर ली और बताया यह भी जा रहा है कि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर डंपर मालिक ने बताया कि चोर इतने शातिर हैं कि पुलिस की पीसीआर के राउंड के बाद भी वहां पर आते हैं और वहां घटना को अंजाम देते हैं और हर बार चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। इधर रोहतक के जसिया गांव में एक 22 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई और युवक का शव घर के कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। बता दें कि परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस का यह कहना है कि परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डबवाली के गांव कालुआना में 35 वर्षीय युवक ने पेड़ से जिस तरीके से एक मामला सामने है, बता दें आपको कि यहां फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। वहीं मृतक को सुसाइड नोट भी मिला है और महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ उकसाने का आरोप भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते मृतक परेशान था और पत्नी के मायके चले जाने के बाद उसने खेत में जाकर खुदकुशी कर ली। वहीं सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि यहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करवा दी जाएगी। इधर यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क से निकलकर हाथी जोगाधरी पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर आ गया और बता दें कि हाथी हाईवे के बीचों बीच खड़ा हो गया और इसे हाईवे पर 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा और किसी भी वाहन चालक की हिम्मत नहीं हुई कि वह हाथी को सड़क से हटा सके और बाद में हाथी खुद ही सड़क से जंगल की तरफ चला गया। इसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। हाथी के जाने के बाद हाईवे से जाम खुला। इधर प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1 में बाइक चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां चोर देर रात एक बाइक चुराकर फरार हो गए। फिलहाल चोरी की पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यहां सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। सिरसा के गांव केवल में 50 बुजुर्ग 2 महीने से पेंशन ना मिलने से परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर बुजुर्ग सिरसा के डीसी से मिलने पहुंचे। बता दें कि उन्होंने बताया कि करीब 50 बुजुर्ग हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन उन्हें 2 महीने से नहीं मिली है। हालांकि पेंशन आती है लेकिन वह वापस चली जाती है। उन्होंने बताया कि यहां जिस तरीके से पेंशन नहीं आई है वो काफी ज्यादा परेशान है, उनके अंगूठे का निशान नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि उनका आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी पेंशन वापस जा रही है। हरियाणा राज्य सेवक अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता सिरसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले भर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी विभागों के कामकाज को लेकर यहां अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से मीटिंग की गई और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सिरसा के आम लोग भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता अधिकारियों पर जमकर बरसे। एक और जहां उन्होंने बिजली निगम, कृषि विभाग, मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ लताड़ लगाई और वहीं बैठक में शामिल नहीं होने पर लेबर विभाग के अधिकारी की 1 दिन की तनख्वाह काटने के निर्देश भी दिए। सोनीपत जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने है। बता दें कि जहां कुछ आरोपियों ने एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर लिया है। इसके बाद से ही आरोपी फरार है और पीड़ित परिवार को समझौता करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने बुधवार को डीएसपी से मुलाकात कर उनसे सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई गई है और यहां पीड़ित महिला ने बताया कि लोग उन्हें आकर धमकी दे रहे हैं और उनका पूरा परिवार बहुत डरा और सहमा हुआ है, इसलिए वे न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। इधर सिरसा में पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिला के पास से टिफिन के अंदर 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और साथ ही इसी के 20,000 रुपए और मोबाइल कांटा भी बरामद किया गया है। इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी एंटी नारकोटिक्स सेल ने गिरफ्तार कर नशीला पदार्थ बरामद किया है और ये महिलाएं बाहर से आए लोगों को टिफिन सप्लाई की आड़ में नशे की सप्लाई करने का काम किया करती हैं। एंटी नारकोटिक्स सेल के प्रभारी दाताराम ने मीडिया को बताया कि तस्करी के धंधे में लगातार महिलाओं की तादाद बढ़ रही है और महिलाएं नए नए तरीके अपनाकर अफीम, चिट्टा और भुक्की की तस्करी में जुट गई हैं। करनाल में सेक्टर 9 में घर में घुसकर डकैती करने का मामला सामने है। दरअसल आपको ये बता दें कि करनाल का ये पूरा मामला है, जहां 5 बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर हथियार की नोक पर लूटपाट को अंजाम दिया था। बता दें कि ये बदमाश डकैती कर 85,000 कैश, 5 इंपोर्टेड घड़ियां और 2 मोबाइल फोन लेकर थे, जिसके बाद जाते समय बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद यहां पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गोहाना में कृषि विभाग द्वारा बासमती धान में कीटनाशकों के उपयोग और उत्तम कृषि प्रक्रियाओं को अपनाने को लेकर किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम आशीष विशिष्ट ने किसानों से बाजार की मांग के अनुसार फसलें तैयार करने और गुणवत्ता पर ध्यान देने की अपील की है। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि सोनीपत से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेके नांदल ने कहा कि किसानों को अगर अपनी आय को दोगुना करना है तो सरकार के प्रयासों के साथ खुद भी सहयोग करना होगा। इसके लिए किसानों को फसलों में अनावश्यक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। गुणवत्ता बेहतर होगी तो किसानों को धान की फसल के उचित भाव मिलेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। इधर पलवल के हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमयी बुखार से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया कि यह रहस्यमयी बुखार सामूहिक फैलाव की तरफ बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को चेताया कि बुखार से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से और आपसी स्पर्श से इस बुखार का संक्रमण फैल सकता है। बता दें कि गांव चिल्ली में ये रहस्यमयी बुखार अब तक 10 बच्चों को मौत हो चुकी है।